नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम लोग प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह कृत भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का आलोचना नामक पुस्तक, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, यूं कहें कि नौकरी की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका अध्ययन हम लोग शुरू करेंगे। और एक नए तरीके से कि कैसे चीजों को याद किया जाए और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, क्या इसके पहले कौन से प्रश्न परीक्षा में बन चुके हैं, इन सब चीजों पे हम लोग बात करते हुए और बड़े अच्छे ढंग से पुस्तक का अध्ययन करेंगे। अगर यह पुस्तक आपके पास रहेगी तो उम्मीद करता हूं कि उसका ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। और आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह कृत भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र तथा आलोचना। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग काव्य लक्षण को पढ़ेंगे। आपको यह पता होगा कि जो काव्य लक्षण होते हैं वो काव्य की परिभाषा ही होती है। बस उसको एक साहित्य शास्त्र में या यूं कहें कि काव्य शास्त्र में हम कहते हैं कि काव्य लक्षण। प्रिय विद्यार्थियों, आचार्यों ने काव्य लक्षण को तीन आधारों पे बांटा। शब्द और अर्थ के आधार पर, केवल शब्द द्वारा, रस और ध्वनि द्वारा। तो इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे क्रमशः कि सबसे पहले किसने कहा, क्या भरत मुनि ने नाटक में काव्य के तत्वों को बताया और वो भी परीक्षा के लिए हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन सभी छोटे छोटे बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग ये आज पहली क्लास है काव्य शास्त्र से संबंधित, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ से प्रश्न हमें परीक्षा में जरूर देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमसे सबसे पहले ये बता रहे हैं कि प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्रियों ने काव्य लक्षण के अंतर्गत काव्य की परिभाषा तथा स्वरूप पर विचार किया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम बात करें प्रथम काव्य शास्त्री आचार्य की, भरत मुनि की, तो उन्होंने भी बात किया। उन्होंने भी काव्य के लक्षण के विषय में बताया। बस अंतर ये था कि उन्होंने नाटक में, नाटक के अंतर्गत जो काव्य के लक्षण आते हैं उनकी चर्चा की। और हम देखेंगे कि जब उनके श्लोक आता है कि मृदु ललित पदार्थम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद शुक पद बोध्यम युक्ति मंदत्योजम बहुकृत रस मार्गम संधि संधान युक्तम श भवति शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणाम। ठीक है, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा होगी। आइए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि इन आचार्यों ने सर्वप्रथम काव्य को परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया। प्रिय विद्यार्थियों, काव्य के परिभाषा और स्वरूप पर प्राचीन काव्य शास्त्रियों ने विचार किया और सभी आचार्यों ने क्या है, अपने हिसाब से उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का विचार किया, उसके स्वरूप को स्पष्ट भी किया। कह रहे हैं उसके बाद से आचार्य काव्यांग विवेचन में प्रवृत्त हुए। सर्वप्रथम आचार्य भामह ने काव्य को विधिवत परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप को रेखांकित किया, लेकिन उनके पूर्व आचार्य भरत ने नाटक के लक्षणों को स्पष्ट किया है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे हमें यह बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम अगर काव्य को विधिवत किसी ने परिभाषित किया तो वो थे आचार्य भामह। लेकिन हम बात करें लेकिन उनसे भी पूर्व किसी ने बताया तो भरत मुनि ने बताया। वो अलग विषय है कि उन्होंने क्या बताया। उन्होंने नाटक में काव्य तत्व लाने वाली बातों का उल्लेख नाट्य शास्त्र में अवश्य किया। ठीक है, अब देखिए, कह रहे हैं कि जिनमें से कुछ एक को छोड़कर सब काव्य पर घटित होते हैं। और हमसे ये बताया जा रहा है कि मृदुललित पदाद्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्ति मंदित्योजम बहुकृत बहुरसकृत मार्गम संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणाम। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ बताया गया कि इसमें से नृत्योपयोग योग्यता तथा संधि युक्तता को छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं मृदुललित पदावली अर्थात गूढ़ शब्दार्थहीनता अर्थात रीति, जन सामान्य के अनुकूलता, युक्तिमत्ता अर्थात अलंकार, बहुकृत रस मार्ग अर्थात रस आदि काव्य से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें एक बात स्पष्ट हो गई कि अगर किसी ने आचार्य भरत मुनि, आचार्य भामह से पहले काव्य लक्षण दिया तो वो थे भरत मुनि। और उन्होंने बताया कि मृदुललितम पदाद्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख पद बोधम युक्ति मंदित्योजम बहुकृत रस मार्गम संधि संधानयुक्तम। ठीक है, स भवति शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणाम। ठीक है, अब तो ये बात हो गई कि
ठीक है, विद्वान बनने की हम लोगों ने परिभाषा देखा, अर्थ को जाना और ये समझा, लेकिन अब हमें याद कैसे होगा? ठीक है, तो आप यहाँ देखिए मृदु ललित, ठीक है, मृदु ललित लोग कहाँ पे हैं ज्यादा? भारत में हैं, ठीक है, आप ऐसे सोचिए मृदु ललित, ठीक है, मीठे बोलने वाले लोग, ऐसे सोचिए मन में और भारत से कनेक्ट करिए और एक निष्कर्ष पे पहुंचिए कि अरे ये तो भरत मुनि की पंक्ति है। ठीक है, क्या है? भरत मुनि की पंक्ति है। ठीक है, आपको परीक्षा में प्रश्न सही करना है। ठीक है, तो उसके दृष्टिकोण से हमें ये ध्यान देना होगा कि मृदु ललित शब्द मुझे दिख गया भाई साहब, मृदु ललित मतलब भारत की बात हो रही है, मतलब भरत मुनि। ठीक है, अब देखिए कह रहे भारतीय आचार्यों ने काव्य का लक्षण निर्दिष्ट करते हुए उनके स्वरूप को दो तरह से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है, कह रहे हैं कि भारतीय आचार्य जो थे काव्य का लक्षण निर्दिष्ट करते हुए उसके स्वरूप को दो तरह से स्पष्ट करने का प्रयास किया। प्रथमतः कवि व्यापार को आधार बनाकर आचार्य राजशेखर ने काव्य को कवि कर्म मानते हुए उसकी परिभाषा इस प्रकार दी है। ठीक है, दो तरह से परिभाषित किया। पहला क्या है? कवि व्यापार को आधार बनाकर। ठीक है, और कवि व्यापार को आधार बना के सर्वप्रथम परिभाषा किसने दिया? तो राजशेखर ने दिया। और क्या लिखा? लिखा कि कवि शब्दस्य कवि वर्णितस्य धातु काव्य कर्मणा रूपम। कवि शब्दस्य कवि वर्णितस्य धातु काव्य कर्मणा रूपम, अर्थात कवि शब्द की व्युत्पत्ति कवि धातु से हुई है। ठीक है, इसलिए काव्य कवि कर्म रूप है। इसी प्रकार से आचार्य भरत मुनि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि ये पंक्ति किसकी है। परीक्षा के लिए हमसे यही पूछता है कि सीधे ऐसे पूछ लेगा, पूछेगा ये पंक्ति किसकी है, तो हमें ध्यान देना होगा कि कवि शब्द से कवरि वर्णे इतस्य धातु काव्य कर्मणा रूपम। देखिए कवरि धातु की जहां चर्चा होगी वहां हम बताएंगे कि ये राजशेखर की पंक्तियां हैं। कवरि धातु अर्थात कवि शब्द की व्युत्पत्ति कवरि धातु से किसने मानी है? तो राजशेखर ने मानी। कभी ऐसे हिंदी में आपसे पूछ लेगा कि कवि शब्द की व्युत्पत्ति कवि धातु से मानने वाले काव्य शास्त्री आचार्य थे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा किसने माना? तो राजशेखर ने माना। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से अभिनव गुप्त कहते हैं क्या? कवनीयम इति काव्यम। ठीक है, आपको ध्यान देना होगा। इसी प्रकार से अभिनव गुप्त क्या कहते हैं? अभिनव गुप्त कहते हैं कवि नियम इति काव्यम, अर्थात जो कुछ भी कवि के द्वारा किया जाने वाला रचना व्यापार है वह काव्य है। ठीक है, जो कुछ भी कवि के द्वारा किया जाने वाला रचना व्यापार है वह काव्य है। यह किसने परिभाषा दी? तो यह परिभाषा दिए अभिनव गुप्त। ठीक है, यह परिभाषा किसने दिया? तो यह परिभाषा दिए अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त क्या लिखते हैं प्रिय विद्यार्थियों? तो लिखते हैं कि कवि नियमित काव्यम, अर्थात जो कुछ भी कवि के द्वारा किया जाने वाला रचना व्यापार है वह काव्य है। ठीक है, कवि नियमित काव्य में परिभाषा किसने दिया? तो कवि नियमित काव्य में परिभाषा दिया अभिनव गुप्त ने। कवि नियमित काव्य में परिभाषा किसने दिया? तो कवि नियम इति काव्य में परिभाषा अभिनव गुप्त ने दिया, अर्थात जो कुछ भी कवि के द्वारा किया जाने वाला रचना व्यापार है वह काव्य है। प्रिय विद्यार्थी उसके आगे अभी बात समाप्त नहीं होती है। विद्याधर भी आते हैं और अपनी बात स्पष्ट करते हैं। आचार्य विद्याधर कहते हैं कि कवयतीति इति कवि तस्य कर्म काव्यम। ठीक है, क्या लिखते हैं? कवयतीति इति कवि तस्य कर्म काव्यम, अर्थात काव्य रचना करने वाला कवि है और उसका कर्म ही काव्य है। ठीक है, आचार्य विद्याधर क्या कहते हैं कि काव्य रचना करने वाला कौन है? तो काव्य रचना करने वाला कवि है और उसका कर्म ही क्या है? काव्य है। ठीक है, आचार्य विद्याधर क्या कहते हैं? तो विद्याधर कहते हैं कि कवयतीति इति कवि ही तस्य कर्म है काव्यम, अर्थात काव्य रचना करने वाला कौन है? तो काव्य रचना करने वाला कवि है और उसका कर्म ही क्या है? तो उसका कर्म ही काव्य है। ठीक है, हम लोगों ने अब तक कितनी परिभाषाएं पढ़ी प्रिय विद्यार्थियों? हम लोगों ने अब तक 4 परिभाषाएं पढ़ी। कौन सी? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि मृदु ललित पदाद्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोधम युक्ति मंद्रित्योजम बहुरस कृत मार्गम संधि संधान युक्तम श भवति शुभ काव्य नाटकम नाटक प्रेक्षकाणाम। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा, ठीक है, राजशेखर क्या है? कवि कर्म को मानते हैं और ये बताते हैं कि कवि शब्द की व्युत्पत्ति कवि धातु से हुई है और स्पष्ट करते हैं कि कवि शब्दस्य कवरि वर्णे इतस्य धातु काव्य कर्मणा रूपम, अर्थात कवि शब्द की व्युत्पत्ति कवि धातु से हुई है, इसलिए
काव्य कवि कर्म रूप है। इसी प्रकार से फिर हम लोगों ने देखा कि अभिनव गुप्त कहते हैं कि कवनीयम इति काव्यम, अभिनव गुप्त। ठीक है, उसके बाद हम अब क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि विद्याधर भी हैं। ठीक है, विद्याधर जी भी हैं और वो लिखते हैं कि कवयति कवि तस्य कर्म काव्यम, अर्थात काव्य रचना करने वाला कवि है और उसका कर्म ही काव्य है। ठीक है, अब देखिए मम्मट जी क्या बताते हैं। ठीक है, आचार्य मम्मट क्या लिखते हैं, आचार्य मम्मट लिखते हैं लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्मम काव्यम, अर्थात आनंद प्रदान करने वाली वाली कवि की भाषिक रचना ही क्या है, काव्य है। लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्मम काव्यम, अर्थात आनंद प्रदान करने वाली कवि की भाषिक रचना ही क्या है, भाषिक रचना ही काव्य है। लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्मम काव्यम, अर्थात आनंद प्रदान करने वाली कवि की भाषिक रचना ही क्या है, वह काव्य है। यह मम्मट बताते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, आगे उपयुक्त परिभाषाएं मात्र निर्देशात्मक है। ठीक है, इनका संबंध रचनाकार से जुड़ा हुआ है, इसमें काव्य की कोई तात्विक विशेषता की ओर संकेत नहीं किया गया है। इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से परीक्षा में थोड़े कम ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो, लेकिन इसके आगे जो बात करेंगे ना हम लोग, वहां से भर भर के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे पैकेटों में, बंडलों में भर भर के प्रश्न आएंगे काव्य लक्षण से। आइए विचार करते हैं अब हम दूसरे आचार्यों में। भामह ने सर्वप्रथम काव्य की संतुलित परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रिय विद्यार्थियों, हालांकि भगीरथ मिश्र में जो उनका काव्य शास्त्र नामक पुस्तक है, उसमें भरत मुनि के बाद उन्होंने अग्नि पुराणकार की परिभाषा की चर्चा की है कि संक्षेपा द्वाक मिष्टात व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरदलंकारम गुण दोष विवर्जितम। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी परिभाषा उसके बाद अगर किसी भरत मुनि ने दिया तो उसके बाद किसने दिया, तो भामह ने दिया। और भामह ने क्या लिखा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक है, भामह ने क्या लिखा, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। ठीक है, उन्होंने लिखा शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा, कहा कि शब्द और अर्थ का सौहित्य ही काव्य है। ये परीक्षाओं में इतनी बार पूछा गया कि शब्दार्थो सहितो काव्यम की परिभाषा किसने दिया, तो शब्दार्थो सहितो काव्यम की परिभाषा किसने दिया कि शब्द और अर्थ का सौहित्य ही काव्य है, यह परिभाषा किसने दिया, तो यह परिभाषा भामह, आचार्य भामह ने दिया। भामह का समय कब है, तो भामह 6वीं शताब्दी के थे। ठीक है, अब देखिए कह रहे शब्द और अर्थ की यह साहित्यता क्या है। विद्वानों ने इस पर तरह तरह से विचार किया है। शब्द और अर्थ के सौहित्य का अर्थ है वाक्यार्थ की प्रतीति के लिए दोनों के संतुलित प्रयोग की कुशलता। ठीक है, शब्द और अर्थ की सौहित्य का अर्थ है वाक्यार्थ की प्रतीति के लिए दोनों के संतुलित प्रयोग की कुशलता। ठीक है, देखिए कवि शब्दार्थ का प्रयोग काव्य रचना में तुलाघृत मिव करता है। वाच्यार्थ अभिप्राय एवं मंतव्य का सही सटीक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का कितना प्रयोग अपेक्षित है और अर्थों के सम्यक विवेचन के लिए उसके साथ सम्यक रूप कितना हो, यह शब्द सिद्धि से ही संभव है। काव्य के निरंतर अभ्यास और अनुशीलन के पश्चात किसी कवि को काव्यार्थ प्रयोग की सिद्धि मिलती है और तभी शब्दार्थ की आनुपातिक संहिता में वह सिद्धस्त हो पाता है। विद्यार्थियों, आचार्य बामन ने इसीलिए भामह की इस परिभाषा को स्पष्ट करते हुए बताया है कि शब्दार्थ का लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करना चाहिए, मात्र अभिलेख नहीं है। शब्दार्थ मूलक परिभाषाओं की अपनी परंपरा संस्कृत काव्य शास्त्र में निम्नलिखित रूपों में मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू होता है जो नौकरी में पूछा गया है। अच्छा, हुआ क्या जब भामह परिभाषा देते हैं कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक है, तो अर्थात शब्द और अर्थ का संयोग काव्य है। ठीक है, अब देखिए ये परिभाषा क्या हो गई, अत्यंत व्यापक हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके जो क्षेत्र में काव्य के अतिरिक्त शास्त्र, इतिहास, वार्तालाप आदि सभी आ जाते हैं। ठीक है, इस कारण इसमें क्या है, अति व्याप्ति का दोष है। ठीक है, यह भी काव्य के अत्यंत व्यापक और बाह्य रूप का ही स्पष्टीकरण करती है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए आप कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ जो है वही काव्य है,
ठीक है, तो हम कहे इतिहास है, उसमें शब्द अर्थ दिया तो वो काव्य हो गया। तो क्या हुआ इसमें अतिव्याप्ति दोष हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि भरत मुनि की परिभाषा मृद ललितम पदाद्यम शब्दार्थम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्ति मंदित युज्यम बहुरस कृतमानम संधि संधानयुक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटक नाटक प्रेक्षकाणाम। प्रिय विद्यार्थियों, फिर हम लोगों ने देखा कि हालांकि इस पुस्तक में नहीं अंकित है कि हम लोगों ने बात किया कि भगीरथ मिश्र में अग्नि पुराणकार की एक परिभाषा है क्या कि संक्षेपात वाक्य मिष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली काव्यम निष्कुद अलंकारम गुणदोष विवर्जितम। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि आचार्य भामह जो 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं वो एक परिभाषा देते हैं और लिखते हैं कि शब्दार्थो सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का सौहित्य ही काव्य है या शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है। ठीक है, आचार्य भरत मुनि ने कहा, आचार्य भामह ने कहा। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई साहब इसमें क्या है अतिव्याप्ति की दोष है। ठीक है, अब देखिए कुछ और विद्वानों की परिभाषा हम बात करते हैं। हमसे कह रहे हैं कि समुद्र बंध ने क्या कहा। ठीक है, समुद्र बंध ने क्या कहा, तो समुद्र बंध ने कहा यही विशिष्ट शब्दार्थो काव्यम। समुद्र बंधन ने क्या कहा यही विशिष्ट शब्दार्थो काव्यम। रुद्रट जी ने क्या कहा ध्यान दीजिए समुद्र। ठीक है, आपको याद करना है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि आपको नहीं याद है, आपको याद करना है काव्य लक्षण कि किसने क्या काव्य लक्षण दिया है। प्रिय विद्यार्थियों आप ऐसे ध्यान रखिए समुद्र बंध क्या लिखते हैं, कहते हैं इह विशिष्ट शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, अब आप ये सोचिए समुद्र की बात हो रही है और समुद्र हमेशा विशिष्ट होता है, आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप सोचिए कि इह विशिष्ट माने समुद्र की बात कर रहे हैं, इह विशिष्ट समुद्र, इह विशिष्ट समुद्र, मेरे साथ 3 बार बोलिए इह विशिष्ट समुद्र बंध, इह विशिष्ट समुद्र बंध, इह विशिष्ट समुद्र बंध। ठीक है, और ऐसे आप ट्रिक बना लीजिए, ऐसे गोला कर लीजिए बुक में अपने और लिखिए कि विशिष्ट मतलब समुद्र। ठीक है, इह विशिष्ट शब्दार्थो काव्य माने समुद्र बंध की यह परिभाषा है। ठीक है, स्पष्ट हो गया हम लोगों को। हम लोगों ने अब तक मुख्य रूप से 4 परिभाषाओं को पढ़ा। पहले हम लोगों ने भरत मुनि को पढ़ा, अग्नि पुराणकार की परिभाषा पढ़ा, हम लोगों ने भामह को पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं समुद्र बंध की परिभाषा की इह विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, अच्छा रुद्रट क्या लिखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, रुद्रट लिखते हैं कि ननु शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, ननु शब्दार्थो काव्यम, ध्यान दीजिएगा शब्दार्थो सहितो काव्यम पूछे तो भामह, ये विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम। अब देखिए ये तो कॉमन शब्द है, इसी में देखिए आप ये तो कॉमन शब्द है, बस ये विशिष्ट और ननु से आपका अंतर हो रहा है। ठीक है, ननु विशिष्ट ननु शब्दार्थो काव्यम यह रुद्रट की परिभाषा है। ठीक है, हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि ननु शब्दार्थो काव्यम काव्य लक्षण की परिभाषा किसने दिया, तो भाई साहब आप तुरंत बताएंगे ओह ये परिभाषा तो रुद्रट ने दिया है। ठीक है, अब देखिए मम्मट क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, मम्मट कहते हैं कि तद दोषो शब्दार्थो स गुणावलंकृत पुनः का क्वापी। क्या लिखते हैं मम्मट, मम्मट कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि तद दोषो। ठीक है, मम्मट कहते हैं कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। ठीक है, पुनः क्वापि ये किसने लिखा, तो यह मम्मट ने लिखा कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसी परिभाषा से, ठीक है, इसी परिभाषा से क्षुब्ध होकर जयदेव ने लिखा। ठीक है, इसी परिभाषा से क्षुब्ध होकर जयदेव ने लिखा और ये परीक्षा में प्रश्न बन गया आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। वहां पे पूछा कि किसने मम्मट के काव्य लक्षण से रुष्ट होकर यह लिखा कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थावलंकृति असो न मन्नते कस्माद नुमश्न मनंकृति। ठीक है, ये पूछ लिया पंक्ति किससे रुष्ट होकर, और उसमें मम्मट विकल्प में थे और मम्मट सही थे। मतलब देखिए परीक्षाओं में इस तरह से विचारात्मक प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने देखा कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्वापि किसका है, तो यह तो भाई साहब किसका है, मम्मट की परिभाषा है, मम्मट की परिभाषा है। अब आचार्य हेमचंद्र, हेमचंद्र क्या लिखते हैं, आचार्य हेमचंद्र क्या लिखते हैं। ठीक है, अब अच्छा एक बार नेट में इनसे प्रश्न पूछ लिया कि हेमचंद की सती के थे, उनको क्रम से लगाने को दे दिया, तो ध्यान दीजिए 12वीं सती के थे। ठीक है, अब देखिए अब हमसे अगर पूछे कि मम्मट की सदी के थे, ठीक है, तो मम्मट 11वीं सदी के थे। ठीक है, हमसे पूछे कि भाई सब बताइए रुद्रट कब थे, तो रुद्रट 9वीं सदी के थे। समुद्र बंध का तो मुझे अभी जानकारी नहीं है। अगर हमसे पूछे कि भाई सब बताइए बताइए हमको राजशेखर की सदी के थे, तो बता दीजिएगा 9वीं सदी के थे। ठीक है, और आपसे पूछे केशव मिश्र की सदी के थे, तो वही अलंकार शेखर वाले
केशव मिश्र यह थे 16वीं सदी के। कब थे? 16वीं सदी के। ठीक है, अब आइए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि हेमचंद क्या परिभाषा बताते हैं। हेमचंद लिखते हैं आदोषो सगुणो शालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। हेमचंद क्या लिखते हैं कि आदोषो, ठीक है, आदोषो सगुणो शालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, क्या लिखते हैं? आदोषो सगुणो शालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, अब देखिए राजशेखर क्या लिखते हैं परिभाषा। ठीक है, राजशेखर, इनको तो बड़े आसानी से हम लोग याद करेंगे। राजशेखर जी लिखते हैं कि शब्दार्थ योयर यत भावेश भाविन विद्या साहित्य विद्या। ठीक है, राजशेखर जी लिखते हैं शब्दार्थ योयर योयर यथा यथावत सह भावेन विद्या साहित्य विद्या। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो हम देखेंगे कि विद्या साहित्य विद्या। ठीक है, आपको विद्या आती हो, ठीक है, आप हिंदी के विद्यार्थी, आपको विद्या आती हो और उसमें भी साहित्य आपका तैयार हो, साहित्य विद्या, तो आप राज करेंगे कि नहीं? ठीक है, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में राज करेंगे। राजशेखर आप यहाँ से जोड़ सकते हैं कि शब्दार्थ योयर ययावत सहभाव विद्या साहित्य विद्या। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि शब्दार्थ योयर यया वत सहभाविन विद्या साहित्य विद्या काव्य लक्षण की परिभाषा किसने दिया? तो प्रिय विद्यार्थियों आपको बताना होगा, आपको बताना होगा कि यह परिभाषा किसने दिया। तो यह परिभाषा राजशेखर ने दिया। ठीक है, आचार्य केशव मिश्र क्या लिखते हैं? आचार्य केशव मिश्र लिखते हैं कि साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणावलंकार विभूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वित कीर्तये। ठीक है, क्या लिखते हैं कि साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार विभूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वित कीर्तये। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, अभी बात समाप्त नहीं होती, अभी काव्य लक्षण का जो है अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ विद्वान आगे अब धीरे धीरे बताते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मात्र शब्दार्थ ही काव्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए विरोध प्रकट हो गया कि देखिए परिभाषाएं बताई गई कि इसमें शब्दार्थ को बहुत महत्व दिया गया। वही लिख रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी कि इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि मात्र शब्दार्थ ही क्या है? काव्य नहीं है। फिर क्या? काव्य के साथ गुण वैशिष्ट हो या अर्थ वैशिष्ट, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न आचार्य भामह के युग में उठाया गया। आचार्य भामह स्वयं दो प्रकार के काव्यों की चर्चा करते हैं। एक वह काव्य जो 100 शब्द या सुंदर विशेषण युक्त शब्दों से लिखा गया हो, तथा एक वह वाक्य जो वक्रार्थ से युक्त हो। इस वक्रार्थ काव्य का लालित्य से अनिवार्य संबंध नहीं है। लालित्य युक्त वक्रार्थ हो सकता है और लालित्य विहीन भी, अतः कविता के लिए मूल शर्त वक्रता है, जिसे आगे चलकर आचार्य कुंतक ने और अधिक स्पष्ट किया। ठीक है, अब इसको इनकी परिभाषा को कैसे याद करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? पहले हम लोग परिभाषा को पढ़ते हैं कि कुंतक जी ने क्या परिभाषा दी है। ठीक है, वो लिखते हैं कि शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विला आह्लाद कारिणी। ठीक है, अच्छा हम कैसे याद किए हैं? देखिए हमको कुंतक जब दिखते हैं और वक्र शब्द दिखता है, ठीक है, वक्र कुंतक मैंने इतनी बार बोला है कि जो ही मुझे वक्र शब्द दिखता है तो मैं समझ जाता हूँ कि यह तो आचार्य कुंतक जी की परिभाषा है। ठीक है, मैं क्या समझ जाता हूँ? यह तो आचार्य कुंतक जी की परिभाषा है। प्रिय विद्यार्थियों आपको याद करना होगा, आपको याद करना होगा कि शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विला आह्लादकारिणी। ठीक है, अर्थात अर्थात काव्य मर्मज्ञों को आह्लादित करने वाली वक्रता में कवि कौशल युक्त रचना में स्थित शब्द और अर्थ का सौहित्य ही काव्य है। प्रिय विद्यार्थियों अर्थात क्या निकला? अर्थात काव्य मर्मज्ञों को आह्लादित करने वाली वक्रता में कवि कौशल युक्त रचना में स्थित शब्द और अर्थ का सौहित्य ही क्या है? शब्द और अर्थ का सौहित्य ही क्या है? काव्य है। इनकी दृष्टि में जब सभावापन्न शब्द और अर्थ के कवि के वक्रोक्ति में व्यापार युक्त बंधन में व्यवस्थित हो जाता है तो काव्य कहलाता है। ठीक है, ये लिखते हैं आचार्य कुंतक जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि वक्र व्यापारशाली और किसी सूत्र में व्यवस्थित शब्दार्थ काव्य है। ठीक है, वो या तो वक्र व्यापारशाली में हो या फिर किसी भी सूत्र में व्यवस्थित हो, वही शब्दार्थ काव्य है। ठीक है, अब देखिए
पंडित राज जगन्नाथ जी, ठीक है, परिभाषा प्रस्तुत करते हुए रमणीय अर्थ प्रतिपादित करने वाले शब्द को ही काव्य की संज्ञा दी, अर्थात जिस शब्द से रमणीय अर्थ का बोध हो उसे काव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे कि रमणीयात प्रतिपादक शब्द है काव्य में, काव्य परिभाषा, ये काव्य लक्षण किसने दिया? ठीक है, आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताइए रमणीयात प्रतिपादक शब्द है काव्यम, यह काव्य लक्षण किसने दिया? अर्थात, अर्थात जिस शब्द से रमणीय अर्थ का बोध हो उसे काव्य कहते हैं। तो यह परिभाषा पंडित राज जगन्नाथ ने दिया। ठीक है, यह परिभाषा किसने दिया? पंडित राज जगन्नाथ ने दिया। ठीक है, हालांकि इनसे पहले 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ जी ने परिभाषा दिया था और लिखा था क्या? लिखा था वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य काव्य है। ठीक है, विश्वनाथ ने क्या लिखा? रस युक्त वाक्य क्या है? काव्य है। ठीक है, अभी आगे हम लोग मिलेंगे विश्वनाथ जी। अब देखिए, कह रहे हैं कि काव्य में रमणीयता की व्याख्या करते हुए पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि जिसके द्वारा या जिसके ज्ञान से लोकोत्तर आनंद की अनुभूति हो उसे काव्य कहते हैं। यहाँ रमणीयता का अर्थ है लोकोत्तर आनंद की उत्पादक अनुभूति का विषय होना, अर्थात जिस अर्थ को सुनकर सहृदय चमत्कृत हो जाए। ठीक है, जैसे आप सहृदय हैं, ठीक है, तो आप उस कविता को सुनिए, उसके अर्थ को सुनिए तो आप क्या है? चमत्कृत हो जाएं, आप खुशी से बढ़ जाएं, आपको रमणीयता मिले। ठीक है, रमणीयता, ठीक है, सीधे स्पष्ट लिखते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है जी, जिससे आपको रमणीय अर्थ मिले तो आप समझ जाइए वो काव्य। ये परिभाषा दे रहे हैं पंडित राज जगन्नाथ जी। अब देखिए, काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने वाली तीसरे वर्ग की परिभाषाएं पदावली से संबंध है। मूलतः इनका प्रारंभ लालित्यवादियों से ही हुआ। लालित्य के समर्थक आचार्य दंडी ने काव्य को इस प्रकार परिभाषित किया है। ठीक है, अब देखिए इनकी परिभाषा, यही पूछा गया परीक्षा में बार बार, का शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली परिभाषा किसकी है? ठीक है, हमसे क्या पूछा गया कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली परिभाषा किसकी है? तो ये किसकी परिभाषा है? यह दंडी की परिभाषा है। ठीक है, अच्छा, इन्हीं से मिलती जुलती परिभाषा और है क्या कि शब्दा शरीरम तावत काव्यम, लेकिन वह आनंद वर्धन का है। ठीक है, वो परिभाषा किसका है? वह परिभाषा आनंद वर्धन का है। अगर तावत काव्यम दिखे प्रिय विद्यार्थियों, क्या दिखे? तावत काव्यम दिखे तो आप तुरंत बताइएगा तावत काव्यम, अच्छा ये परिभाषा तो आनंद वर्धन जी का है। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछे कि तय शरीर च काव्या नाम अलंकाराश दर्शिता शरीर तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात 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 अभिष्ट अर्थ को द्योतित करने वाली अलंकार आदि से विभूषित, ठीक है, विभूषित पदावली ही काव्य है। ठीक है, या इसको यूं कहें कि इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली तो शरीर मात्र है। ठीक है, पदावली के समानांतर काव्य की वाक्य मूलक परिभाषा भी दी गई। मूलतः काव्य को वाक्य मानकर विवेचित करने की परंपरा का सूत्रपात दंडी ने ही किया था। अग्नि पुराणकार क्या कहता है कि इष्टाद व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम श्रुत अलंकारम गुण दोष विवर्जितम। इस क्रम में विश्वनाथ ने भी काव्य को परिभाषा दिया है। ठीक है, विश्वनाथ ने क्या कहा? आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा? ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा। ठीक है, तो विश्वनाथ ने स्पष्ट लिखा क्या? वाक्यम रसात्मक काव्यम। ठीक है, ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा। ठीक है, विश्वनाथ किस सदी के थे? तो विश्वनाथ 14वीं सदी के थे। ठीक है, रसात्मक वाक्य ही काव्य है, अर्थात विश्वनाथ ने अपने कथन को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि जिसमें जीवनाधायक तत्व रस प्रधान है वही काव्य है। या सीधे आप याद करिए कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है, विश्वनाथ ने क्या कहा कि रस युक्त वाक्य काव्य है। ठीक है, कह रहे हैं उनके बिना कोई भी वाक्य काव्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इस तरह से कविता को दो तरह से परिभाषित किया जा सकता है। कौन कौन तरीके से? दो तरीके से। प्रथम दृष्टिकोण है कविता को कला रचना मानकर काव्य परिभाषा की। दूसरी दृष्टि लक्षण निरूपण है। ठीक है, यहाँ कविता को रसास्वादन प्रक्रिया से जोड़कर उसे विवेचित किया जाता है। ठीक है, कविता का प्रथम संदर्भ कवि कर्म के कलात्मक कौशल से है और दूसरा संदर्भ किससे है? आस्वादन प्रक्रिया से है, जिसमें पाठक या सहृदय तत्व प्रमुख है।
कविता के स्वरूप को स्पष्ट करने वाले दोनों दृष्टिकोण अपने आप में संगत लगते हैं। विभिन्न कलात्मक तत्वों के संयोजन से शब्दार्थ संयोग कराना एक विलक्षण कार्य है। आचार्य शुक्ल ने इसे भाव योग से जोड़ा है। ठीक है, और ये परीक्षा में आ गया प्रश्न, किसने काव्य लक्षण को भाव योग से जोड़ा है। ठीक है, और उन्होंने लिखा भी है प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट लिखा, उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार हृदय की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की, ठीक है, आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। ठीक है, ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यह जोड़ना कितना संगत है, यह भी विचारणीय है। काव्य निश्चित रूप से शब्दार्थ रचना का ही कलात्मक विधान है, जिसके द्वारा कवि अनुभव वैशिष्ट को पाठक के चित्त को तद्वत संप्रेषित करने के लिए सचेष्ट रहता है। इस दृष्टि से आचार्य भामह की काव्य परिभाषा क्या, शब्दार्थो सहितो काव्यम ही सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होती है। मतलब प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये जो परिभाषा है यही क्या है, सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होती है। कह रहे आधुनिक युग में कविता को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न जो है दोनों प्रश्न हायर में आ चुका है कि आचार्य शुक्ल ने की जो ये परिभाषा है क्षमा चाहते हैं, और जयशंकर प्रसाद जी की परिभाषा है, ये दोनों हमारे परीक्षा में आ चुका है। आइए देखते हैं परिभाषा में क्या बताइए हमें। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने का कथन है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे कहा गया कि जिस प्रकार जैसे आपकी आत्मा मुक्त हुई तो आपको ज्ञान होगा कि भैया हमको अहंकार नहीं करना चाहिए था, ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए था, नैतिक रूप से हमें अच्छा रहना चाहिए था। ठीक है, तो आपको ज्ञान हुआ। फिर कह रहे हैं उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। बढ़िया गाना सुन लिए आप। अब क्या हुआ, हृदय आपका मुक्त हुआ, आपको रस मिल रहा है, तो वो रस दशा कहलाती है। ठीक है, कह रहे हैं हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, आत्मा की मुक्ति के लिए नहीं बल्कि हृदय की मुक्ति के लिए जब मनुष्य की वाणी, जैसे निराला जी, ठीक है, इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, होगी जय होगी जय होगी जय पुरुषोत्तम नवीन। ठीक है, ऐसी पंक्तियों के लिए जब मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करते हैं या करती आई है, उसे कविता कहते हैं। यह किसका मत है, तो आदरणीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था क्या लगाती है, जब आत्मा मुक्त हुई तो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, हृदय मुक्त हुआ तो मतलब रस दशा, और इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कविता कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी में काव्य लक्षण की लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह ने जो हमें बताया है वो हम तो तैयार रखेंगे ही। देखिए अब कह रहे हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार, ठीक है, ये परीक्षा हायर में पूछा जा चुका है कि जयशंकर प्रसाद ने क्या काव्य लक्षण बताया। ठीक है, वहां पूछा ये था कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। ठीक है, अब देखिए आदरणीय महाकवि जयशंकर प्रसाद क्या करते हैं, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति बताते हैं। ठीक है, काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कौन बताता है, जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं। ठीक है, संकल्पनात्मक अनुभूति कौन बताता है, शंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं। और क्या लिखते हैं कि जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। ठीक है, इस प्रकार आधुनिक युग तक पहुंचते पहुंचते कविता की परिभाषा के तीन पक्ष हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, आधुनिक युग तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, कविता की परिभाषा के क्या है, तीन पक्ष हो जाते हैं। कौन कौन से, संरचनात्मक पक्ष, ठीक है, आस्वादन धर्मिता का पक्ष, अंतर प्रज्ञा की सहजा विभक्ति का पक्ष। ठीक है, और इस प्रकार हम लोगों ने आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह कृत भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा आलोचना से हम लोगों ने काव्य लक्षण को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके आगे अब हम लोग भारतीय काव्यशास्त्र के विविध संप्रदाय और उनका परिचय, ठीक है, मतलब क्रम से हम लोग चलेंगे और नए तरीके से हम लोग मतलब
पंक्तियों को याद करेंगे, ठीक है, यही याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बार हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि भरत मुनि जो थे वो परिभाषा देते हैं कि मृद ललितम पदाद्यम गूढ़ शब्दार्थ हीनम जनपद सुख बुद्धम युक्ति मंदोज्जम बहुरसकृत रसमान मार्गम श भवति शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणाम। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा? हम लोगों ने देखा कि भा में अग्नि पुराणकार की परिभाषा थी कि संक्षेपक द्वाक्य मिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ठीक है, संक्षेपा द्वाक्य मिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुट अलंकार गुण दोष विवर्जितम, ठीक है। फिर प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने आचार्य भामे की परिभाषा पढ़ा, ठीक है। हम लोगों ने देखा क्या कि आचार्य भामे ने बताया कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। फिर हम लोगों ने महत्वपूर्ण बिंदु में देखा समुद्रबंध जी की परिभाषा क्या, ई विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम। हम लोगों ने बात की कि ई विशिष्टो, विशिष्ट क्या है? समुद्रबंध, समुद्र है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा ननु शब्दार्थो काव्यम। हम लोगों ने प्रिय विद्यार्थियों देखा कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलिकृति पुनः क्वापी। और हम लोगों ने यह भी देखा कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में यह प्रश्न बन के आया कि किसने मम्मट की परिभाषा से क्षुब्ध होकर लिखा अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वन अलंकृति अशो न मनते कस्मादनुषण मन अलंकृति। मतलब अगर जो जो काव्य के बिना, जो अलंकार के बिना काव्य को सोचते हैं वो अग्नि को शीतल क्यों नहीं कह देते, ठीक है। तो ये जो है परिभाषा मम्मट से क्षुब्ध होकर जयदेव ने लिखा, ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा प्रिय विद्यार्थियों हेमचंद, इनकी परिभाषा हायर में पूछा हुआ है कि आदोषो सगुण अलंकार शब्दार्थों का परिभाषा किसकी है? तो आचार्य हेमचंद जी का है। राजशेखर में हम लोगों ने देखा कि भाई विद्या, साहित्य विद्या जिसके पास होगी वो क्या करेगा? राज करेगा। फिर हम लोगों ने देखा साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणावलंकार विभूषितम, यह परिभाषा केशव मिश्र की है। फिर विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा कि सर हमको अगर वक्र शब्द दिख जाएगा शब्दार्थों सहित तो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंदे व्यवस्थित हो काव्यम तद्विलालात कारणी, तो हम बता देंगे भैया ये तो परिभाषा वक्र अर्थात कुंतक जी की है। फिर हम लोगों ने पंडित राज जगन्नाथ की पंक्ति को देखा, प्रिय विद्यार्थियों काव्य लक्षण को देखा, जिसमें काव्य लक्षण को स्पष्ट करते हुए आदरणीय पंडित राज जगन्नाथ जी बताते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, ठीक है। फिर प्रिय विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है प्रिय विद्यार्थियों दंडी की। लेकिन अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि शरीरम शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, तो प्रिय विद्यार्थियों हम तुरंत बताएंगे यह आनंदवर्धन का है। फिर हम लोगों ने देखा कि विश्वनाथ की परिभाषा वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। प्रिय विद्यार्थियों यह परिभाषा किसने दिया? या रसयुक्त वाक्य काव्य है, परिभाषा किसने दिया? तो विश्वनाथ जी ने दिया, ठीक है। हम लोगों ने उसके बाद बात की कि आचार्य शुक्ल ने इसे भाव योग से जोड़ा और वो परिभाषा दिया कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? ज्ञान दशा, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, ठीक है। और उन्होंने इसके भाव योग के समकक्ष माना, ठीक है। फिर विद्यार्थी उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि शब्दार्थों सहितो काव्यम क्या है? एक सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है और इसीलिए विद्यार्थी को परीक्षा में बंडलों में भर भर के ये प्रश्न आया हो कि शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका काव्य लक्षण, किसका काव्य लक्षण, किसका काव्य लक्षण, ठीक है, आप खुद देखते होंगे। फिर हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा देखा आदरणीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है वह कविता। फिर विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य लक्षण की परिभाषा या काव्य की परिभाषा उन्होंने बताया कि काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है जिसका संबंध जो है विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। फिर विद्यार्थियों और हम लोगों ने देखा किस प्रकार आधुनिक युग तक पहुंचते पहुंचते कविता की परिभाषा के 3 पक्ष हो गए। पहला संरचनात्मक पक्ष, दूसरा आस्वादन धर्मिता का पक्ष, तीसरा अंतर प्रज्ञा की सहजाभिव्यक्ति का पक्ष, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण लेक्चर है, इसको 1-2 बार देखिएगा और अपने पुस्तक से पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपके सही होने वाले हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।